ओके, तो आज हम लोग ह्यूमनल डिजीज़ में टॉपिक नंबर 4 कैंसर पे बात करेंगे। कैंसर पे डिटेल में बात करेंगे। एनसीईआरटी पे आएँगे, पहले कुछ देख लेते हैं इसमें कैंसर को थोड़ा-सा माइंड में सेट करने के लिए कैंसर होता क्या है, ठीक है? तो कैंसर में तो ये जो आपको जो दिख रहा है पर्सन, इस पर्सन को कैंसर है। अब ये कैंसर ओके, तो ये कैंसर किसी भी कैंसर कई टाइप का होता है, प्रोस्टेट कैंसर, लंग्स कैंसर, ब्लड कैंसर। तो कैंसर कई कैटेगरी में आते हैं। तो ये कैंसर का एक वो है कि हेयर लॉस हो जाएगा। ये साइड इफ़ेक्ट होता है, जो कैंसर में ड्रग चलाई जाती है उसकी वजह से क्या होता है, हेयर लॉस हो जाता है। तो ये हेयर लॉस हो चुका है, ठीक। अब कैंसर थोड़ा सा देख लेते हैं कैंसर समझने के लिए। आपको ये दिख रहा है, ये सेल है, ये एक नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल को आपको पता होगा, अपने 11th में सेल डिवीजन में पढ़ के आ रखा है कि नॉर्मल सेल क्या करती हैं, नॉर्मल सेल डिवीजन करती हैं, एक सेल से दो सेल बनाती हैं। और ये जो नॉर्मल सेल का डिवीजन होता है, ये कंट्रोल्ड डिवीजन होता है, कंट्रोल्ड वे में डिवीजन होता है, ये कंट्रोल्ड डिवीजन होता है, कंट्रोल्ड डिवीजन होता है। अच्छा, कंट्रोल डिवीजन होता क्यों है? क्योंकि इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है नॉर्मल सेल के पास, जिसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी। अब ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, इसके नाम में इसका मतलब छिपा हुआ है। आप कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को थोड़ा सा ब्रेक करिए ज़रा। कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है, क्योंकि सेल की बात हो रही है यहाँ पे, तो नॉर्मल सेल का कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी मतलब नॉर्मल सेल एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहेंगी। जब तक ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहेंगी तब तक ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब रोक देना। तो ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को रोकेंगे, मतलब कंट्रोल्ड सेल डिवीजन करेंगी। ये चीज़ होता है नॉर्मल सेल के अंदर। लेकिन अब इस सेल को देखिए ज़रा, ये जो सेल दिख रही है कितनी तेज़ी से डिवाइड कर रही हैं, बहुत तेज़ी रैपिडली डिवीजन कर रही हैं, मतलब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये अपना कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी लॉस्ट कर चुकी हैं। तो ये जो सेल दिख रही हैं, ये जो सेल दिख रही हैं, ये हैं कैंसर सेल, कैंसर सेल। कैंसर सेल में एक्चुअली में ये इतना अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कर क्यों रही हैं? इसमें होता क्या है कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, और जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है तो ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, तो ट्यूमर बनता है। अब ट्यूमर दो टाइप का होता है, अभी आगे स्लाइड में देखेंगे, पहले इतना तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, कैंसर सेल में प्रॉपर्टी कौन सी लास्ट होती है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लास्ट हो जाती है। अब ये देखिए, जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रहा है तो उससे दो टाइप के ट्यूमर बन रहे हैं। जहाँ पे ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जब होता है तो ट्यूमर बनते हैं, और ट्यूमर दो टाइप के बनते हैं। एक ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर है, ये उतना रिस्की नहीं है, उतना फैटल नहीं है, लेकिन ये मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट का मतलब भी होता है फैटल। मैलिग्नेंट मलेरिया आपने देखा था, ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम से होता था, वैसे मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है ये रिस्की होता है, खतरनाक होता है। दोनों में अंतर क्या है कि ये जो बिनाइन ट्यूमर है, तो इनकी जो ट्यूमर सेल है ये एक ओरिजिनल लोकेशन पे ऑक्यूपाई होती है, फैलती नहीं है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर के केस में ये ट्यूमर सेल है, ये अपने ओरिजिनल लोकेशन को छोड़कर पूरी बॉडी में फैलना स्टार्ट कर देती है ब्लड के थ्रू। तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर, इसका ट्रीटमेंट मुश्किल है, बट बिनाइन ट्यूमर ये उतना रिस्की नहीं है, इसका ट्रीटमेंट इजीली हो जाता है। और कैंसर का अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो कैंसर का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अब आगे कुछ इसके डायग्नोसिस के तरीके यहाँ पे हैं, एनसीईआरटी ने थोड़ा और दिया है, जैसे कि ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट तब किया जाता है जब ल्यूकीमिया का केस होता है, जिसको ब्लड कैंसर बोलते हैं, मतलब डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाता है, तो उसको देखने के लिए ऐसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, साइटोलॉजी टेस्ट किया जाता है, यूरिन एनालिसिस की जाती है, सेल्फ चेक कर सकते हैं, बायोप्सी। बायोप्सी में जिस टिश्यू, जिस रीजन, जिस सेल पे सस्पेक्ट सेल जो है, इस पे लग रहा है कि ट्यूमर सेल है, उस टिश्यू को कट करके लेते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, चेक करते हैं पैथोलॉजिस्ट। तो अभी सब एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। तो इतना आपका हो गया कैंसर। ये कैंसर का एक छप गया होगा दिमाग में। अब हम लोग आते हैं एनसीईआरटी पे कैंसर के लिए। तो कैंसर अब एनसीईआरटी में देखते हैं क्या दे रखा है। तो कैंसर एक मोस्ट ड्रीडेड डिजीज है, ह्यूमन बीइंग के लिए एक भयानक रोग है। ऑल ओवर द ग्लोब में डेथ की मेजर रीजन एक कैंसर भी है। मोर देन मिलियन इंडियन सफ़र करते हैं कैंसर से। 10 लाख से भी अधिक लोग जो इंडियन 10 लाख से भी अधिक इंडियन कैंसर से पीड़ित हैं। कैंसर है, और एनुअली लार्ज नंबर में, एनुअली मतलब पर ईयर लार्ज नंबर में कैंसर की वजह से लोग डाई कर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। अब ये बायोलॉजी और मेडिसिन में रिसर्च का एरिया है। क्या क्या, एक तो डेवलपमेंट ऑफ कैंसर
डेवलपमेंट ऑफ कैंसर की मैकेनिज्म, मतलब जो कैंसर की डेवलपमेंट हो रही है उसकी मैकेनिज्म, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल और इसका ट्रीटमेंट कंट्रोल। ये 3 चीज़ें बायोलॉजी और मेडिसिन में रिसर्च का सब्जेक्ट है। हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में जो सेल की ग्रोथ होती है, जैसे कि हम लोगों ने जस्ट अभी शुरू में देखा भी था कि जो हमारी सेल में जो हमारी बॉडी में सेल की ग्रोथ और सेल की डिफरेंशिएशन होती है वो हाईली कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड होती है। बट कैंसर सेल में ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म ब्रेक डाउन हो जाता है। नॉर्मल सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी शो करती हैं बाई वर्चू। कैसे नॉर्मल सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी शो करती हैं, मीन्स कि ये नॉर्मल सेल कॉन्टैक्ट में होती हैं एक दूसरे से, कॉन्टैक्ट विथ अदर सेल। जब कॉन्टैक्ट विथ अदर सेल एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है सेल, तब तक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को ये इनहिबिट करके रखती हैं। सेल खुद को अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने से रोक लेती हैं, नहीं होने देती हैं, क्योंकि इनके पास कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाली प्रॉपर्टी अभी है। किसके पास? नॉर्मल सेल के पास। अगर आपसे पूछा जाए कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी कौन सी सेल शो करती है, नॉर्मल सेल की ट्यूमर सेल, तो नॉर्मल सेल बताएंगे आप, नॉर्मल सेल शो करती है। ठीक। या अगर आपसे पूछा जाए कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को इनहिबिट कौन सी सेल करती है, तो नॉर्मल सेल करती है। कैसे करती है? क्योंकि नॉर्मल सेल एक दूसरे से कांटेक्ट में रहती है। अब जब नॉर्मल सेल कैंसर सेल में ट्रांसफ़र होती है, कैंसर सेल अपीयर होती है, नॉर्मल सेल कैंसर सेल में अपीयर हो चुकी है, तो ये अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर देती है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को लॉस कर देती है। और इसका रिजल्ट क्या होता है, परिणाम क्या होता है कि कैंसर सेल कंटिन्यू डिवाइड करके एक मास ऑफ द सेल, कोशिकाओं का एक भंडार खड़ा कर देती है, जिसको ट्यूमर बोलते हैं। अब ट्यूमर 2 प्रकार का होता है, एक बिनाइग्न ट्यूमर, दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब अगर हम बिनाइग्न ट्यूमर की बात करें, तो बिनाइग्न ट्यूमर नॉर्मली एक कन्फाइंड लोकेशन, एक ओरिजिनल लोकेशन पे कन्फाइंड होता है, मतलब ये सिर्फ पर्टिकुलर लोकेशन पर ही होता है, फैलता नहीं है। डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। शरीर के अन्य भागों में नहीं फैलता है, ये सिर्फ छोटा मोटा डैमेज करता है, बिनाइग्न ट्यूमर। बट वहीं पे मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो दूसरे टाइप का ट्यूमर मैलिग्नेंट ट्यूमर है, इसमें क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर में ये मास ऑफ द प्रोलिफरेशन सेल, जिसको नियोप्लास्टिक या ट्यूमर सेल बोलते हैं, ये करता है। और ये बहुत खतरनाक होता है, डेंजरस होता है। ये बहुत, जो ट्यूमर सेल, मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो ट्यूमर सेल होती है, वेरी रैपिडली ग्रो करती है, फैलती है, डैमेज करती है सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। जो इनके सराउंडिंग में जितने भी नॉर्मल टिश्यू रहेंगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर की सेल उनको भी डैमेज कर देती है। एज दीज सेल, और ये सेल जो होती हैं एक्टिवली डिवाइड करके ग्रो करती हैं। एक्टिवली डिवाइड और ग्रो करने के लिए नॉर्मल सेल के न्यूट्रिएंट को क्या कर देती हैं, उनको न्यूट्रिएंट छीन लेती हैं इस हिसाब से, और नॉर्मल सेल को स्टार मतलब भूखा मार देती हैं। भूखी ही नॉर्मल सेल रह जाती है और वो ख़त्म हो जाती है नॉर्मल सेल। अब ये ट्यूमर सेल, जिस ट्यूमर की बात हो रही है, मीन्स मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो सेल होती है, वो मैलिग्नेंट ट्यूमर की सेल डिस्टेंट साइट पे पहुंचती है, मतलब दूर स्थानों पे ब्लड के थ्रू पहुंच जाती है, पूरी बॉडी में फैलना स्टार्ट होती है ब्लड के थ्रू ये ना। गेट लॉज इन द बॉडी, दे स्टॉप न्यू ट्यूमर देयर, मतलब जहाँ जहाँ ये जाती है बॉडी में, जहाँ जहाँ डिस्टेंस लोकेशन पे जाती है, वहाँ वहाँ ये नया ट्यूमर सेल बनाना स्टार्ट कर देती है। और जो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टेसिस। और ये प्रॉपर्टी मैलिग्नेंट ट्यूमर की, ये जो प्रॉपर्टी है बहुत डरावनी प्रॉपर्टी होती है। मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी मैलिग्नेंट ट्यूमर की, मेटास्टेसिस स्टेज बहुत फियर्ड स्टेज होता है, फियर्ड प्रॉपर्टी होती है। अब आते हैं हम लोग कॉज ऑफ कैंसर पर। अब कॉज ऑफ कैंसर में बात करें अगर, तो कैंसर का जो मेन रीजन है कैंसर होने का, तो नॉर्मल सेल कैंसर नियोप्लास्टिक सेल में ट्रांसफ़र होती है। ट्रांसफ़र होने के लिए जो प्रेरित करने वाले एजेंट है, इंड्यूस्ड बाय एजेंट, और इन एजेंट को बोलते हैं कार्सिनोजेन। अब ये जो एजेंट हैं जिनसे इंड्यूस्ड होती है नॉर्मल सेल
कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल में ट्रांसफ़र होने के लिए वो एजेंट फिजिकल एजेंट हो सकते हैं, केमिकल एजेंट और बायोलॉजिकल एजेंट हो सकते हैं। ये जो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट हैं जो नॉर्मल सेल को कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इनको कार्सिनोजेन कहते हैं, कार्सिनोजेन कहते हैं। अब आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि एक्स रे, गामा रे, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे अल्ट्रावायलेट रे, ये डीएनए को डैमेज करती हैं और नॉर्मल सेल को न्यूप्लास्टिक कैंसरस सेल में ट्रांसफ़र भी करती हैं। अब ये चीज़ हो गई। अब जरा केमिकल कार्सिनोजन की बात कर लेते हैं। ये तो हो गया फिजिकल कार्सिनोजन, ये जितना भी हुआ ये फिजिकल कार्सिनोजन था। अब केमिकल कार्सिनोजन की बात करें तो केमिकल कार्सिनोजन, ये जो केमिकल एजेंट है मतलब केमिकल कार्सिनोजन, ये टोबैको स्मोक में प्रेजेंट होता है। जो तंबाकू, जो बीड़ी से और सिगरेट पीने वाले पीते हैं, वो क्या करते हैं एक्चुअली में केमिकल कार्सिनोजन लेते हैं। अब ये केमिकल कार्सिनोजन टोबैको स्मोक के अंदर सिगरेट के धुएं के थ्रू लंग्स तक, फेफड़े तक पहुँचेगा और फेफड़े की सेल को नष्ट करना स्टार्ट कर देगा। फेफड़े की सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देगा और फिर उसी को लंग कैंसर हो जाता है, मतलब लंग कैंसर हो जाएगा। तो इसीलिए लंग कैंसर का मेजर रीजन है, जो मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर है वो टोबैको स्मोक है, क्योंकि उसमें केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट है। अब ऑन्कोजेनिक वायरस क्या होता है? अब अगर आपसे ऑन्कोजेनिक वायरस पहले देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पूछते हैं इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है। ऑन्कोजेनिक वायरस, कैंसर कॉजिंग वायरस को ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं, कैंसर कॉजिंग वायरस को ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं। अब ऑन्कोजेनिक वायरस के पास कुछ जीन भी होती हैं और इन जीन को बोलते हैं वायरल ऑन्कोजीन। ऑन्कोजेनिक वायरस के पास कुछ जीन होती हैं जिनको बोलते हैं वायरल ऑन्कोजीन। फर्दर मोर मीन्स इसके अलावा सेवरल जीन, कई ऐसी जीन है जिनको सेलुलर ऑन्कोजीन या प्रोटो ऑन्कोजीन या सी ऑन्क कहते हैं। ये क्या है? ये एक्चुअली में सेलुलर ऑन्कोजीन, सी ऑन्क या प्रोटो ऑन्को, ये नॉर्मल सेल में आइडेंटिफाई हुई हैं, ये नॉर्मल सेल में आइडेंटिफाई हुई हैं। अब ये जो सेलुलर ऑन्कोजीन है ये सर्टेन कंडीशन में एक्टिवेट होती हैं और जब एक्टिवेट होती हैं तो ये सेल को ट्रांसफ़र कर देती हैं ऑन्कोजेनिक सेल में। जब ये जो नॉर्मल सेल में जो ये प्रोटो ऑन्कोजीन हमारे सेल में भी, आपके सेल में भी हैं, ये सेल प्रोटो ऑन्कोजीन जो हैं इसी ऑन्को, ये कई ऐसी जीन आइडेंटिफाई हुई, देखी गई। हो सकता है हमारे सेल में हो, लेकिन इनको बस मौका मिल जाए, अगर इस कुछ कंडीशन इनको जो जो इनकी कंडीशन है एक्टिवेट होने की, अगर वो कंडीशन इनको प्रोवाइड कर दी जाए तो ये एक्टिवेट हो जाएंगी और फिर नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये बात हो गई काज ऑफ कैंसर से। अब यहाँ से क्वेश्चन क्वेश्चन के फॉर्म में क्या क्या आ सकता है? पहले तो यही आ सकता है कि कौन कौन से एजेंट हैं जो नॉर्मल सेल को न्यूप्लास्टिक सेल में कन्वर्ट करते हैं? तो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट हैं। अब जैसे फिजिकल एजेंट कौन सा है? तो एक्स रे, गामा रे और अल्ट्रावायलेट रे। इसमें से कौन सा आयनाइजिंग रेडिएशन है, कौन सा नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है? तो एक्स रे, गामा रे आयनाइजिंग रेडिएशन की कैटेगरी में आएगा, जबकि अल्ट्रावायलेट रे नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की कैटेगरी में आएगा। केमिकल कार्सिनोजन कौन सा है? तो टोबैको स्मोक से जो उसमें से धुआं आता है, स्मोक निकलता है, वो कौन सा कैंसर काज करता है? लंग कैंसर काज करता है। ये केमिकल कार्सिनोजन की वजह से होता है। बायोलॉजिकल कार्सिनोजन या बायोलॉजिकल एजेंट में कौन आएगा? तो बायोलॉजिकल एजेंट में अपना आ जाएगा ऑन्कोजेनिक वायरस, ऑन्कोजेनिक वायरस आ जाएगा। या तो ये चीज़ आपका हो गया यहाँ तक। अब हम आते हैं कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस पर। कैंसर डिटेक्ट कैसे किया जाएगा और डायग्नोसिस। अब आते हैं कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस पर। कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, इसमें क्या है? कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस पे देखें अगर, तो डिटेक्ट करने का तरीका पहले तो दिया है इन्होंने, कितने तरीके दे रखे हैं आपका डिटेक्ट करने के लिए दे रखा है इन्होंने। देखो, एक तो दे रखा है आपका बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, उसके अलावा आपका ये रेडियोग्राफी है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है। सीटी स्कैन मतलब सीटी कंप्यूटर टोमोग्राफी, एमआरआई है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कैंसर को डिटेक्ट किया जाता है। खैर, अब आते हैं, देखते हैं ज़रा कैसे किया जाता है। अब अगर पहले तो ये दिया है इन्होंने कि कई केसेज में मेनी के कैंसर के कई केस का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है, मतलब मेनी के कैंसर का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है, बट कंडीशन है कि अर्ली डिटेक्शन अगर कैंसर का ज़रूरी है, इस चीज़ के लिए कैंसर का अर्ली डिटेक्शन ज़रूरी है, तो कैंसर का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो जाता है आसानी से।
कैंसर डिटेक्शन बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द टिश्यू। तो टिश्यू की बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ये करके हम लोग कैंसर का डिटेक्शन कर सकते हैं। ल्यूकीमिया का केस है। ल्यूकीमिया एक ब्लड कैंसर होता है जिसमें WBC काउंट बढ़ जाता है। तो ल्यूकीमिया में क्या होता है, ल्यूकीमिया में ब्लड और बोन मैरो टेस्ट किया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि कितना, ये जो सेल काउंट लिखा है एक्चुअली में WBC सेल काउंट की बात कर रहा है। तो इंक्रीजिंग WBC सेल काउंट को पता लगाया जा सके ल्यूकीमिया के केस में। कैसे? ब्लड और बोन मैरो टेस्ट करके। अब बायोप्सी में क्या करते हैं, बायोप्सी में सस्पेक्टेड टिश्यू, जो सस्पेक्टेड टिश्यू है मतलब जो ये ऐसा टिश्यू जिस पर सस्पेक्ट है कि हाँ यहाँ ये कैंसरस टिश्यू है, कैंसरस सेल यहाँ पे हो सकती है, उसका एक टुकड़ा लेंगे, टुकड़े को स्टेन करेंगे, स्टेन करने के बाद माइक्रोस्कोप से उसको एग्जामिन करेगा कौन, पैथोलॉजिस्ट करेगा। अब ये तो तरीका होगा बायोप्सी का। अब टेक्निक की कुछ है जैसे कि रेडियोग्राफी में एक्सरे का यूज किया जाता है, CT स्कैन मतलब कंप्यूटर टोमोग्राफी, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये बहुत यूजफुल हैं कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। कौन से कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए? इंटरनल ऑर्गन में अगर कैंसर है तो इंटरनल ऑर्गन के कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए रेडियोग्राफी, CT स्कैन और MRI बहुत यूजफुल टेक्निक है। अब देखते हैं जरा कि CT स्कैन जो होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी यूजेज एक्सरे। अगर 3 डायमेंशनल इंटरनल ऑर्गन का 3 डायमेंशनल इमेज हमको जनरेट करना है तो हम कंप्यूटर टोमोग्राफी और एक्सरे से ये जनरेट कर सकते हैं। MRI जो होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इससे क्या पता किया जाता है, इससे जो लिविंग टिश्यू में पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल बदलाव हुआ है, चेंज हुआ है, उसका एक्यूरेट डिटेक्शन, एकदम सही डिटेक्शन कि लिविंग टिश्यू में, किसी लिविंग टिश्यू में जो पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बदलाव हुआ है उसका अगर आपको एक्यूरेट डिटेक्शन करना है तो मैग्नेटिक रेजोनेंस से करेंगे। मैग्नेटिक रेजोनेंस में स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आइजिंग रेडिएशन से करेंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग से। तो ये बात हो गई। अब आते हैं, एक और होता है एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक, एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक, ये भी कैंसर डिटेक्शन में यूज किया जाता है। डिटेक्शन ऑफ द सर्टेन कैंसर में इस प्रोसेस का, इस टेक्निक का भी यूज किया जाता है। टेक्निक ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक का यूज भी कैंसर डिटेक्शन के लिए किया जाता है, बट ये किस टाइप का होता है, जो जिसमें ऐसा डिटेक्ट जीन विथ आइडेंटिफाई तो इनहेरिटेबल, मतलब ये जीन को, जो कैंसरस जीन होती हैं उनको ही डिटेक्ट करता है। मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी का यूज जो कैंसरस जीन होती हैं, कुछ कैंसर सेल होती हैं जिनमें जीन होती हैं जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उनके डिटेक्ट करने के लिए मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी है। तो ये हो गया। अब लैंग कैंसर कार्सिनोजन, मान लीजिए सपोज दैट कि कोई है ऐसा पर्सन जिसमें ए आइडेंटिफाई ऑफ द जीन, और अगर ऐसे जीन का पता, मतलब सेलुलर ऑन्कोजीन, यहाँ पे जो सेल के अंदर जो जीन है जिससे कैंसर कॉज हो सकता है, ऐसे जीन का आइडेंटिफिकेशन अगर हो चुका है किसी इंडिविजुअल में, तो उसको क्या किया जाता है कि उसको पहले से एडवाइस दी जाती है कि इसको आप अवॉइड करो, अवॉइड एक्सपोजर टू पर्टिकुलर कार्सिनोजन। तो उस कार्सिनोजन को आप अवॉइड करो जिससे आपके कैंसर काज हो सके। तो उस पर्सन को, जिस कैंसर में ये जीन आइडेंटिफाई हो चुकी है, उस पर्सन को एडवाइस दिया जाता है कि आप इस पर्टिकुलर कार्सिनोजन को मत लो, अवॉइड करो, नहीं तो आपको कैंसर हो सकता है। जैसे एक केस दिया गया टोबैको स्मोक को अवॉइड करने का एडवाइस दिया जाता है लंग के कैंसर के केस में। अब आते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट पे। डायग्नोसिस हो गया, डिटेक्शन हो गया, कैंसर के ट्रीटमेंट पे आते हैं। अब ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में 4 मेथड हैं ट्रीटमेंट करने के, जो कॉमन अप्रोच है ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। एक सर्जरी, दूसरा रेडिएशन थेरेपी, तीसरा इम्यूनोथेरेपी, चौथा कीमोथेरेपी। तो ये 4 तरीके हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए। तो रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं, रेडियोथेरेपी में ट्यूमर सेल को
इरिडेटेड लीदली उसको घातक रूप से इरिडेट करते हैं ट्यूमर सेल को। लेकिन रेडियोथेरेपी करते समय ये जो रेडियोथेरेपी कर रहा है जो डॉक्टर, वो प्रॉपर केयर रखता है नॉर्मल टिश्यू का, प्रॉपर केयरिंग करता है नॉर्मल टिश्यू का। जो ट्यूमर मास जो ट्यूमर का मास है, जो कैंसरस सेल है, उसके सराउंडिंग में नॉर्मल टिश्यू भी होते हैं। तो इस चीज़ की प्रॉपर केयरिंग करते हैं डॉक्टर की कहीं नॉर्मल टिश्यू भी ना डैमेज हो जाए, ट्यूमर सेल के साथ साथ नॉर्मल टिश्यू भी ना डैमेज हो जाए। तो ये तो रेडियोथेरेपी की बात हो गई। अब कीमोथेरेपी, कई सारी कीमोथेरेपी ड्रग्स भी हैं जो कैंसरस सेल को किल करती हैं, ख़त्म करती हैं, मारती हैं। अब ये जो कीमोथेरेपिक ड्रग हैं, ये पर्टिकुलर ट्यूमर के लिए स्पेसिफिक ड्रग होती हैं, पर्टिकुलर ट्यूमर के लिए ये कुछ स्पेसिफिक ड्रग होती हैं। इनका इनमें कीमोथेरेपिक ड्रग का साइड इफ़ेक्ट भी है। जैसे कि जस्ट हम शुरू में ही जब हम लोग देख रहे थे तो उसमें देख रहे थे हेयर लॉस हो गया। जैसे कि ये कौन सा एक अभी एक्ट्रेस है, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, सोनाली बिंद्रा करके नाम है, उनको कैंसर हुआ था। तो उनको आप देखोगे उनका हेयर लॉस पूरा हो गया था, क्योंकि उनके ऊपर कीमोथेरेपिक ड्रग चली थी। तो उस कीमोथेरेपिक ड्रग का जो साइड इफेक्ट था जिसकी वजह से हेयर लॉस हो गया था। युवराज सिंह को भी हुआ था तो उनका भी हेयर लॉस। तो हेयर लॉस इस चूँकि कीमोथेरेपिक ड्रग का साइड इफेक्ट होता है। और एनीमिया, हेयर लॉस, एनीमिया, ये कुछ साइड इफेक्ट हैं कीमोथेरेपिक ड्रग के। मोस्ट कैंसर ट्रीटेड बाई, अच्छा, मोस्ट ऑफ द जो कैंसर्स होते हैं वो ट्रीट होते हैं इन सब के कॉम्बिनेशन से, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ट्रीट होते हैं। अब एक शेटर ने बहुत अच्छी चीज़ लिखी है कि जो ट्यूमर सेल होता है वो खुद को बचाता है कि उसको इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई करना ले। जिस बंदे के अंदर ट्यूमर सेल है वो ट्यूमर सेल उस इम्यून सिस्टम से बचने की कोशिश करता है, कहीं ये इसका इम्यून सिस्टम हमको पहचान के डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय ना कर दे, ख़त्म ना कर दे। तो इस चीज़ से ट्यूमर सेल बचने की कोशिश करता है, बच भी जाता है। अब इस चीज़ का उपाय क्या है कि पेशेंट को क्या दिया जाता है, एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर दिया जाता है। इस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर का नाम है अल्फा इंटरफेरॉन। अब ये अल्फा इंटरफेरॉन करता क्या है कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके ये कहता है कि पहचानो ट्यूमर सेल को, उसको ख़त्म करो। तो जैसे ही अल्फा इंटरफेरॉन मतलब बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर पेशेंट को मिलता है, वैसे ही पेशेंट का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और ट्यूमर सेल को आइडेंटिफाई करके उसको ख़त्म करने का काम कर देता है। तो ये बात हो गई कैंसर के ट्रीटमेंट में। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है डायरेक्ट मैं इस वीडियो में नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, थोड़ा सा गैप भी तो मिल जाना चाहिए। तो क्या करूँगा कि क्वेश्चन का सेपरेट रहेगा, थ्योरी का सेपरेट रहेगा, ठीक है। तो इसमें ये थ्योरी हो गई। अब या तो ऐसा करते हैं, कर ही देते हैं, नहीं ठीक है, उसका सेपरेट करेंगे, क्वेश्चन का सेपरेट करेंगे।